स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 से विषय 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ये हमारा पार्ट 2 है इस अध्याय पर अर्थात थीम 10 पर विषय 10 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए कॉलिंग नंबर्स पर कॉल कीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राइट, बात करते हैं पॉइंट 3 से आगे, बिकॉज पॉइंट 3 तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, अ रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड, द बॉम्बे डेक्कन। राइट, तो दोस्तों देखिए 19वीं सेंचुरी के समय की ये बात है। यहाँ पर रिवॉल्ट होता है इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, किसानों के द्वारा, पेजेंट्स के द्वारा हमें रिवॉल्ट देखने को मिलता है। और ये रिवॉल्ट किया गया था अगेंस्ट द मनी लेंडर्स एंड द ग्रेन डीलर्स। जो ग्रेन डीलर्स हुआ करते थे और जो मनी लेंडर्स होते थे दोस्तों, साहूकार, इनके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट किया गया था। ऐसा ही एक रिवॉल्ट डेक्कन के एरिया में होता है 1875 में, 1875 में। राइट, अब देखिए इस रिवॉल्ट के होने के बाद वहां की जो स्टेट अथॉरिटीज होती है, एक तरीके से दोस्तों ये सिर्फ इस रिवॉल्ट को एक तरह से रिप्रेस करने का ही काम नहीं करती है। राइट, बट ये इस बात को भी समझना चाहती है कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती है जिन परिस्थितियों की वजह से किसानों को एक तरह से रिवॉल्ट करना पड़ा। क्या दोस्तों इन परिस्थितियों के पीछे सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज भी जिम्मेदार थी, रिस्पॉन्सिबल थी। राइट, तो इन सब चीजों को समझने के लिए इनके द्वारा भी इस रिवॉल्ट की स्टडी की जाती है। जो पॉइंट इस अध्याय में या इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो अकाउंट बुक थी, जो खाता बुक थी या खाता बही थी, इसे जला दिया जाता है, एक नई रेवेन्यू सिस्टम लाई जाती है। राइट, उसके बाद दोस्तों किस तरह से रेवेन्यू की डिमांड होती है और किसान कर्ज की ओर बढ़ते जाते हैं। ओके, कैसे कॉटन प्रोडक्शन में एक तरह का बूम आता है। राइट, और कैसे दोस्तों जो क्रेडिट किसानों को दिया जा रहा था वो एक तरीके से बंद हो जाता है। ओके, और किस तरह से किसानों का अनुभव होता है इनजस्टिस का। और फाइनली जो एक कमीशन बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिस कमीशन ने स्टडी की थी ये इस रिवॉल्ट के बारे में, तो इस कमीशन के अपने क्या कंक्लूजन्स थे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अकाउंट बुक आर बर इस टॉपिक से। देखिए ये इसकी शुरुआत होती है, इस मूवमेंट की शुरुआत होती है सुपा नाम की जगह से। सुपा कहाँ है? सुपा एक बड़ा विलेज है दोस्तों, और ये पुणे में है। उस समय का पुणे, जिसे आज हम प्रेजेंट डे को पुणे कहते हैं, पुणे डिस्ट्रिक्ट। राइट, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो जगह थी एक तरीके से मार्केट का सेंटर इलाका था। यहाँ पर काफी सारे शॉपकीपर और मनी लेंडर्स रहा करते थे। राइट, डेट थी 12 मई 1875। 12 मई 1875 को रैयत यहाँ पर एक तरह सराउंडिंग रूरल एरिया में रहने वाले जो रैयत होते हैं ये यहाँ पर गैदर्ड होते हैं दोस्तों, और शॉपकीपर्स पे हमला कर देते हैं। ये डिमांड करते हैं कि बही खाता जो है, अकाउंट की जो बुक है और जो बॉन्ड्स इनके द्वारा साइन किए गए हैं या जिसपे इन्होंने इनका थंब दिया है, ये इन्हें दे दिया जाए। दोस्तों ये इन खातों को जला देते हैं, ये ग्रेन की शॉप को लूटते हैं। राइट, और एक तरीके से देखा जाए तो जो साहूकारस होते हैं इन पर भी एक तरह से अटैक किया जाता है। पुणे से ये जो रिवॉल्ट था दोस्तों, ये रिवॉल्ट अहमदनगर की ओर जाता है। राइट, और देखते ही देखते नेक्स्ट 2 मंथ तक ये रिवॉल्ट तकरीबन 6500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैल जाता है। राइट, और 30 से ज्यादा विलेज दोस्तों इसके चपेट में आते हैं। हर तरफ ये पैटर्न सेम ही था, अटैक किया जाता था साहूकारस पर, एक तरीके से मनी लैंडर्स पर। राइट, मनी लैंडर साहूकार एक ही होते हैं, साहूकार पर, जिसे हम मनी लैंडर्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो ग्रेन डीलर्स दोस्तों, इन पर भी हमले किए जाते थे। बही खाता बुक को लिया जाता था, बॉन्ड्स की डिमांड की जाती थी, इन्हें जला दिया जाता था। राइट, जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस रिवॉल्ट को स्प्रेड होता हुआ देखा तो दोस्तों उन्हें 1857 के रिवॉल्ट की याद आ गई। अब ऐसे में देखिए क्या किया गया, ये इस रिवॉल्ट को बढ़ने से रोकने के लिए इनके द्वारा कदम उठाए गए। राइट, पुलिस पोस्ट स्टैब्लिश किए गए इन गाँवों में। ओके दोस्तों, ट्रूप्स को बुलाया गया, क्विकली लोगों को अरेस्ट किया गया। तकरीबन 950 से भी ज्यादा लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, उनका कन्विक्शन भी किया गया। राइट, और देखा जाए दोस्तों तो इन्हें कुछ महीने लग गए इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ सवाल ये रिवॉल्ट हमारे सामने छोड़कर जाता है। पहला सवाल है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाई द बर्निंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डीड्स। भाई डीड्स और बॉन्ड्स को क्यों जलाया गया?
व्हाई दिस रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट आखिरकार क्यों हुआ। दोस्तों ये रिवॉल्ट होने के पीछे क्या रीजंस थे, इसका पता आपको तब चलेगा जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे, राइट, बिकॉज इसका कंक्लूजन हम फाइनल लास्ट में देखने वाले हैं। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द डेक्कन कंट्री साइड, डेक्कन कंट्री साइड के बारे में, डेक्कन के ग्रामीण इलाकों के बारे में हमें ये क्या बताता है, और कॉलोनियल रूल की वजह से या अंडर द कॉलोनियल रूल क्या बदलाव आ रहे थे एग्रेरियन इलाकों में। लेट अस लुक एट दिस लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ चेंजेस ओवर द 19th सेंचुरी। भाई 19th सेंचुरी में ये बदलाव आ रहे थे ना, तो इसके बारे में अब हम चर्चा देखने वाले, आई मीन चर्चा करने वाले हैं, राइट, आप देखने वाले हो, मैं बोलने वाला हूँ। अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, एक नई रेवेन्यू सिस्टम। भाई 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के द्वारा जिस एरिया को एनेक्स किया गया, एक तरीके से हथियाया गया या जिस पे कब्जा किया गया या उनके द्वारा जीता गया, जो कुछ आप कहना चाहते हो दोस्तों, इस एरिया पर एक नई सिस्टम ये चाहते थे रेवेन्यू कलेक्शन की। नई सिस्टम क्यों चाहते थे, इन्होंने तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। कहां पर इंट्रोड्यूस किया था, बंगाल में किया था। बट दोस्तों बंगाल में जिस तरीके का अनुभव आता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का या परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम का, राइट, ये अनुभव इतने खास नहीं होते हैं, तो इन अनुभवों को ये आगे लेकर नहीं जाना चाहते, राइट। एक रीजन दोस्तों ये भी था कि देखिए बंगाल में क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वहां पे चल रही थी। 1810 के समय की ये बात है। एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है इसकी कीमतें बढ़ती है, और दोस्तों इसकी कीमतें बढ़ने से किसानों को मुनाफा होता है, और देखा जाए तो इसका ज़्यादा जो शेयर है ये बंगाल के ज़मींदारों की भी इनकम इससे बढ़ती है। बट कंपनी ने तो अपना शेयर या अपनी डिमांड ऑलरेडी फिक्स कर दी थी, बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। तो कॉलोनियल स्टेट को एक तरीके से उतना लाभ नहीं हुआ, या जो बढ़ती इनकम थी उस पर ये अपना क्लेम नहीं एक तरीके से साबित कर पाए या उसे इन्हांस नहीं कर पाए, जैसे जमींदारों की इनकम बढ़ रही थी उस हिसाब से। ओके, तो इस बात को भी कंसिडर करते हुए दोस्तों वो एक ऐसी सिस्टम चाहते थे जिस सिस्टम में ऐसी कमी ना हो जैसी कमी परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम में थी। इसीलिए 19th सेंचुरी में जो कुछ एरिया इन्होंने कैप्चर किया था, यहाँ पर ये एक टेम्पररी रेवेन्यू सिस्टम को लेकर आते हैं। यहाँ पर कुछ दूसरे रीजंस भी थे दोस्तों, जैसे कि देखिए ब्रिटिशर्स एक तरीके से ब्रिटेन में पड़े हुए थे, और वहां पर जो इकोनॉमिक थ्योरीज चलती थी, इस इकोनॉमिक थ्योरीज से ये फैमिलियर हुआ करते थे। और 1820s के समय की अगर हम बात करें तो एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डेविड रिकार्डो। दोस्तों जो डेविड रिकार्डो थे ये एक सेलिब्रेटेड फिगर थे इंग्लैंड में, और इन सेलिब्रेटेड फिगर का एक तरीके से इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है उन लोगों पर जो लोग उस समय से या उस कालावधि में वहां से पढ़कर बाहर निकले थे, जैसे कि उस समय के ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ऑफिशियल्स, राइट। तो जब दोस्तों महाराष्ट्र में ब्रिटिश ऑफिशियल्स एक तरीके से न्यू पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए सोच रहे थे, तो ऐसे में जो आइडियाज दिए गए थे मिस्टर रिकार्डो के द्वारा, इस पर भी ये लोग सोचते हैं और इसे भी अपनाते हैं। क्या कह के गए थे मिस्टर रिकार्डो? तो दोस्तों मिस्टर रिकार्डो ने यह कहा था कि जब लैंड ओनर होता है दोस्तों, लैंड ओनर को एक तरीके से एवरेज रेंट ही मिलता है, राइट। बट जब जो उत्पादन होता है, जो एक तरीके से फाइनल प्रोड्यूस मिलता है किसानों को, ये ज्यादा होता है उस चीज से, जिस सपोज कंसिडर कीजिए कि आपके पास 1 एकड़ जमीन है, राइट। 1 एकड़ जमीन पर 7 क्विंटल सोयाबीन होने वाली है, तो 7 क्विंटल सोयाबीन को आप फाइनल प्रोड्यूस कंसिडर कर टैक्स लगा दे रहे हो, या एक तरीके से जो कुछ है उसे निर्धारित कर दे रहे हो। बट दोस्तों क्या होता है, किसान को उत्पादन हो जाता है 12 क्विंटल 9 क्विंटल, तो ऐसे में जो एक्सेस पे जो उत्पादन हो रहा है इसका लाभ दोस्तों सरकार को नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, राइट। अगर तो इसका लाभ गवर्नमेंट को चाहिए, तो ऐसे में जो एक्सेस में जो कुछ भी प्रोड्यूस मिल रहा है या जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इस पर इन्हें टैक्स लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए, ऐसा कहते हैं मिस्टर रिकार्डो। अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा, जो रेंट देने वाले हैं या जो रेंटियर्स है, राइट, एक तरीके से जो रेंटियर्स जिन्हें हम कहेंगे, इन्हें सरप्लस में इनकम होंगी, इन्हें ज्यादा इनकम होगी, और इस इनकम को दोस्तों ये एग्रीकल्चरल लैंड में एक तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट उसी इनकम के सहारे एक पैटर्न बन जाएगा, राइट। और इसी पैटर्न को ये कंटिन्यू लेकर चलेंगे आगे। पैटर्न कैसे बन जाएगा, देखिए बंगाल में क्या हुआ, जमींदार किसानों से एक तरीके से वसूली करते थे, जो रकम निर्धारित की गई थी कंपनी के द्वारा, कंपनी को दे देते थे, बचा हुआ इनके पास रहता था, राइट। अब क्या होता है दोस्तों, ऐसे में जब इनकम बढ़ रहा है तो जमींदारों के पास अपनी भी जमीनें थी, तो जमींदार उस जमीन को भी रेंट पे दे रहे थे, और उस रेंट से जो मिलने वाला खर्चा था
जो पैसे मिल रहे थे उसके आधार पे दोस्तों ये इनकी जो लाइफ की साइकिल है ये चल रही थी, अपना उधर निर्वाह कर रहे थे या उसमें खुश थे, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इससे अल्टरनेट सिस्टम, एक डिफरेंट सिस्टम इन लोगों को चाहिए थी। तो दोस्तों ये लेकर आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम को, रैयतवाड़ी सेटलमेंट को। अभी रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या थी जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था बॉम्बे डेक्कन के इलाके में। देखिए दोस्तों, ये बंगाल की जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम थी ऐसी नहीं थी। यहाँ पर डायरेक्टली किसानों के साथ, रैयतों के साथ एक तरह से सरकार डील कर रही थी, एक अमाउंट फिक्स कर रही थी, राइट। अब ये अमाउंट कैसे फिक्स किया जा रहा था, ये दोस्तों उनके पास जो ज़मीन है इसकी जो सॉइल की क्वालिटी है इसके आधार पे उन्हें जो उत्पादन होता है दोस्तों, इस उत्पादन के आधार पर एक अमाउंट फिक्स की जा रही थी जो रैयतों को, सरकार को देनी थी। और दोस्तों एक तरीके से 30 साल में सर्वे ये लोग करने वाले थे और इस सर्वे के आधार पे जो रेवेन्यू है इसे इंक्रीज करने वाले थे, रेवेन्यू रेट को इंक्रीज करने वाले थे। इसीलिए जो डिमांड होने वाली थी दोस्तों ये परमानेंट नहीं रहने वाली थी इस केस में, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि परमानेंट डिमांड और पेजेंट्स का डेप्ट, राइट। डिमांड किस तरीके से दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स नॉट परमानेंट डिमांड, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से बार बार मेरे एक तरीके से मुंह में यही आ रहा है। यह है दोस्तों रेवेन्यू डिमांड एंड पेजेंट डेप्ट। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन वाज मेड इन द 1820s। भाई पहली इन्होंने इसकी शुरुआत की है 1820s में। यहाँ पर इन्होंने जो डिमांड एक तरीके से रखी थी ये काफ़ी हाई थी, राइट। और दोस्तों इतनी हाई थी कि यहाँ के जो किसान थे, जो पेजेंट्स थे, इन एरिया को ही छोड़कर चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। बिकॉज माइग्रेट इसलिए करते हैं कि देखिए वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहाँ की जो पुअर क्वालिटी की सॉइल थी और जिस तरीके का रेनफॉल में फ्लक्चुएशन वहाँ हुआ करता था, इससे दोस्तों जो स्थितियाँ थी ये किसानों के फेवर की नहीं थी, राइट। जो उत्पादन इन्हें हो रहा था, जो प्रोडक्शन मिल रहा था वैसा नहीं था जैसा इन्होंने पेपर पे कंसिडर किया था। कंसिडर कीजिए, समझिए कि एक टीम होती है, क्रिकेट की टीम को आप पकड़िए, कंसिडर कीजिए, राइट। इसमें ये प्लेयर है, ये प्लेयर ऐसा खेलेगा, वो ऐसी बैटिंग कर सकता है, वो ऐसी बॉलिंग कर सकता है, बट जब प्रैक्टिकली मैच होती है तो कभी कभी हमें रिजल्ट अलग देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी ही बात यहाँ पर हो रही थी। इन्होंने एक तरीके से सॉइल की क्वालिटी के आधार पर रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, राइट। इस रेवेन्यू को फिक्स करने के बाद, राइट, तो दोस्तों जब रेनफॉल फेल हो जाता है, बरसात पर हमारी खेती निर्भर करती है, तो ऐसे में उत्पादन या प्रोडक्शन वैसा नहीं हो पाता, तो किसान कहाँ से देते, किसान रेवेन्यू कैसे पे करते। तो इसलिए वो इन इलाकों को छोड़कर ही जाने लगे, ऐसा भी होने लगा। बट दोस्तों अब इन स्थितियों में वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे ये अपने ऊपर के अधिकारियों को खुश करने के लिए बड़े सख्ती के साथ रेवेन्यू को एक तरीके से वसूल करने के काम कर रहे थे, राइट। जब दोस्तों कोई रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाता था तो उसके क्रॉप को ये लोग सीज कर देते थे, उस गांव पर ही एक तरीके से फाइन इम्पोज करते थे, राइट। और 1830s में क्या होता है दोस्तों, ये जो समस्याएं थी ये और एक तरीके से खराब हो जाती, ये स्थितियां और खराब हो जाती है, बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के जो प्राइसेस थे ये फॉल एक तरीके से और नीचे आते हैं और ये तकरीबन एक डेकेड तक इसी तरीके की स्थितियां रहती है। डेकेड एंड हाफ, यहाँ पर तकरीबन 15 सालों की ये बात कर रहे हैं, ओके। तो इस डिक्लाइन की वजह से किसानों की इनकम में भी इसका असर पड़ता है, उनकी इनकम भी एक तरीके से डिक्लाइन होती है इन स्थितियों की वजह से। और इसी समय पे दोस्तों कंट्री साइड का जो एरिया था यहाँ पर एक फैमिन देखने को मिलता है 30 to 34 में, और जब फैमिन आता है तो इसका भी डायरेक्टली लॉस होता है, इससे भी किसान डायरेक्टली हिट होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेक्कन इलाके में रहने वाले जो कैटल थे, राइट, इसका 1/3 दोस्तों इनका ये किल्ड हो जाते हैं इस फैमिन की वजह से, और हाफ पॉपुलेशन यहाँ पर एक तरीके से कम हो जाती है, डाई हो जाती है, राइट। Those who survived had no agricultural stock to see them through this crisis, unpaid balance of revenue mounted। और एक तरीके से जो लोग बचे थे दोस्तों उनकी भी स्थितियां अच्छी नहीं थी, और जो एक तरीके से रेवेन्यू पे किया जाना था ये पे नहीं किया गया था, तो इसका भी एक पहाड़, एक माउंटेन बन गया था इनके सामने। अब ऐसे में दोस्तों कल्टीवेटर्स कैसे जीते, हाउ डिड कल्टीवेटर लिव थ्रू सच ईयर्स। इन सालों में कल्टीवेटर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, राइट। वे रेवेन्यू किस तरह से पे करते, ये इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ये कैसे प्रोक्योर करते, राइट। अपने लिए प्लो कैटल कैसे परचेज करते दोस्तों। और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी भी इंडिविजुअल को जो पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि बच्चों की शादियां कैसे करते, राइट। तो इनके पास ऑप्शन था दोस्तों कि ये कर्जा लेते, राइट, ये कर्ज मांगते, और ये कर्ज मांगते हैं, मनी लेंडर्स इन्हें लोन देते हैं,
राइट। बट वंस अ लोन वॉज टेकन, जब एक लोन ले लिया जाता था तो रैयतों के लिए इस लोन को पे करना काफी डिफिकल्ट होता है। आज भी हम हमारे देश में देखते हैं कि 2020 है दोस्तों, बट जब किसान लोन लेते हैं बट लोन पे करना उन्हें काफी मुश्किल भरा होता है, राइट। बहुत से किसान लोन पे नहीं कर पाते, कर्ज के एक तरह बोझ तले दब जाते हैं और किसानों की आत्महत्या भी हमें होते हुए दिखाई देती है। ऐसा महाराष्ट्र के विदर्भ से आपको न्यूज मिलती रहती है, राइट। या दूसरे जो हमारे इलाके हैं साउथ इंडिया के, यहाँ से भी किसान आत्महत्याओं की न्यूज हमें हमारे सामने आती रहती है। ओके, तो जिस तरीके से डेप्थ बढ़ता गया, कर्ज बढ़ता गया, जो लोन लिया था ये लोन ये पे नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो पेजेंट्स एक तरह से मनी लेंडर्स पर ही डिपेंड हो गए। अब उन्हें दोस्तों एवरीडे की जरूरतें, डेली नीड्स को पूरा करने के लिए भी लोन की आवश्यकता पड़ने लगी। देखिए 1840s में ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ऐसे सबूत मिले, ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे उन्हें पता चला कि किस तरह से पेजेंट कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। अब देखिए दोस्तों 1840s में कुछ रिकवरी के साइंस हमें देखने को मिलते हैं। काफी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इन्होंने एक तरीके से इस चीज को रियलाइज करते हुए जो इनकी जो रेवेन्यू की सिस्टम थी इसे बेहतर करने की कोशिश की, राइट। और एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो कुछ रिजिड चीजें थी उसमें बदलाव लाने की इन्होंने कोशिश की, राइट। और रेवेन्यू डिमांड्स को मॉडरेट बनाने के लिए इन्होंने कुछ कदम उठाए जिससे पेजेंट्स इंकरेज हो और कल्टीवेशन बढ़ सके। एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस के प्राइसेस थे ये भी एक तरीके से थोड़े सुधार इसमें देखने को मिलते हैं। कल्टीवेटर वे आर नाउ एक्सटेंडिंग देयर एकरेज। अब कल्टीवेटर दोस्तों इनके एकरेज को, इनके लैंड एरिया को एक्सटेंड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, राइट। न्यू एरियाज में जा रहे थे। एक तरीके से देखा जाए तो पैस्चर जो लैंड था इसे भी कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर रहे थे। बट द एक्सपांड कल्टीवेशन पेजेंट नीडेड मोर फ्लो एंड कैटल्स। तो ऐसे में दोस्तों इन्हें प्लो और कैटल की भी आवश्यकता थी। प्लो और कैटल किस लिए, देखिए उस समय जो कुछ भी कामकाज चलता था ये कैटल्स की सहायता से ही चलता था। बुलक पेयर, दे नीडेड मनी टू बाय सीड्स एंड लैंड। भाई इन्हें पैसे की आवश्यकता थी एग्रीकल्चरल इनपुट को बाय करने के लिए, राइट। इन सब के लिए दोस्तों फिर से इन्हें मनी लेंडर्स की तरफ जाना पड़ा लोन के लिए, राइट। इन सब चीजों की वजह से किसानों को मनी लेंडर्स की और साहूकारों की ओर जाना पड़ता है लोन लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉटन बूम। दोस्तों देखिए 1860s के पहले 3/4 एक तरीके से 3/4 जो रॉ कॉटन आ रहा था ब्रिटेन में ये अमेरिका से आ रहा था, राइट। तो ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर थे ये इस बात से चिंतित थे कि कभी अगर वहां से जो कच्चा माल आ रहा है ये अगर आना बंद हो जाए तो इन कंपनीज का क्या हो, जो कंपनीज इनके द्वारा, जो फैक्ट्रीज इनके द्वारा चलाई जा रही है, क्या हो अगर ये सप्लाई कट हो जाए। तो दोस्तों इस वजह से ये लोग चिंतित भी थे। इस क्वेश्चन ने इन्हें एक तरह से चिंतित कर रखा था। ये एक अल्टरनेट सप्लाई का सोर्स चाहते थे दोस्तों, और इस अल्टरनेट सप्लाई के सोर्स के लिए ये जमीन तलाश रहे थे या एरिया तलाश रहे थे, सोर्स की सर्च कर रहे थे। 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनाया जाता है ब्रिटेन में, और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी को फॉर्म किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये इंकरेज करे कॉटन प्रोडक्शन को उन सभी जगहों पर जहां पर इसकी खेती की जा सकती है। इंडिया एक ऐसी ही कंट्री थी दोस्तों, यहाँ का जो वेदर एटमॉस्फेयर है ये कॉटन को अच्छे से सूट करता है, राइट। और सुटेबल सॉइल है, क्लाइमेट एक तरह से फेवरेबल है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, और लेबर भी चीपली मिल जाता है, राइट। ऐसे में क्या हुआ, अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट होती है 1861 में। तो एक तरह से जो कॉटन सर्कल था ब्रिटेन का ये चिंतित हो जाता है। रॉ कॉटन का जो इंपोर्ट था दोस्तों ये तकरीबन 100 से 3% तक आ जाता है नॉर्मल रेंज से, राइट। तो ऐसे में बॉम्बे के जो कॉटन मर्चेंट थे, राइट, ये विजिट करते हैं उन एरियाज को जहां पर दोस्तों कॉटन कल्टीवेशन को इंकरेज किया जा सकता है। और ऐसे में अब क्या किया जाता है, राइट, ये क्या करते हैं दोस्तों, बॉम्बे के जो मर्चेंट होते हैं ये एडवांसेस देते हैं अर्बन साहूकार को, अर्बन साहूकार इस क्रेडिट को देते हैं रूरल मनी लेंडर्स को, रूरल मनी लेंडर्स इस क्रेडिट को देते हैं दोस्तों रैयत को। 1 एकड़ के लिए 100 रुपए दिए जा रहे थे, एडवांस के रूप में पैसा दिया जा रहा था, राइट। और स्थितियां आने पर लॉन्ग टर्म लोन के रूप में भी इसे एक्सटेंड किया जा रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिला, 86 से लेकर 84 के बीच में कॉटन के अंडर जो एरिया था ये डबल हो गया, राइट। तो देखिए दोस्तों 90% जो कॉटन इंपोर्ट था ब्रिटेन का ये इंडिया से आने लगा था, राइट।
बट ये जो कुछ बदलाव हो रहे थे, जो कुछ भी एक तरीके से इनकम हो रही थी, ये कुछ लिमिटेड लोगों को ही कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही थी, राइट। साधारण कॉटन प्रोड्यूसर को इससे गेन नहीं हो रहा था। ओके, अब क्रेडिट ड्राई हो जाता है। इसका क्या मतलब है, जो क्रेडिट इन्हें सप्लाई किया जा रहा था इस पर रोक लग जाती है, बिकॉज सिविल वॉर चल रही थी। ये सिविल वॉर का खात्मा एक तरीके से ये रुक गई, इसका एंड हो गया। कॉटन प्रोडक्शन फिर से रिवाइव होने लगा अमेरिका में। और दोस्तों ऐसे में ब्रिटेन की ओर से जो एक तरीके से डिमांड थी कॉटन की, ये कम होने लगी। अब जब डिमांड कम होने लगी तो जो कॉटन मर्चेंट थे और जो साहूकार थे, इन्हें एक तरीके से इनका जो व्यापार है इस पे असर होते हुए दिखाई देने लगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट दे रहे थे दोस्तों, इस पर इन्होंने रोक लगा दी, राइट। अब किसानों को जब लोन नहीं मिल रहा था तो वे आगे कैसे काम करते, राइट। इनके लिए तो एक तरीके से इनकी जो डिमांड थी ये तो बढ़ने ही वाली थी, बिकॉज प्रोडक्शन इंक्रीज ये लोग कर रहे थे। और दोस्तों ऐसे में जो जो न्यू सेटलमेंट रेवेन्यू सेटलमेंट की सिस्टम थी, जो कि 1820 और 1830s के बीच में बनाई गई थी, इसके भी नेक्स्ट सेगमेंट या नेक्स्ट एपिसोड हमें देखने को मिलते हैं, राइट। इसमें रेवेन्यू को काफी इंक्रीज कर दिया गया था। अब ऐसे स्थितियों में रैयत किस तरीके से दोस्तों ये पैसा देते, गवर्नमेंट को कैसे ये पैसा दे पाते। एट अगेन दे हैड टू टर्न टू दी मनी लेंडर, फिर से उन्हें मनी लेंडर्स की ओर जाना पड़ा। बट अब मनी लेंडर्स भी उन्हें दोस्तों लोन देने से कतरा रहे थे, इनकार कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे। He no longer had confidence in the रैयत कैपेसिटी टू पे। अब उन्हें रैयतों की क्षमता में विश्वास नहीं रहा था कि वो इस लिए हुए पैसे को वापस देंगे। किस तरीके से दोस्तों रैयतों के साथ अन्याय होता है, या वो अन्याय को अनुभव करते हैं, अन्याय का एक्सपीरियंस करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं अब हम, राइट। मनी लेंडर्स एक तरीके से जो कस्टमरी नॉर्म्स बनाई गई थी कंट्री साइड में, जिसके हिसाब से पहले कामकाज चलता था, उसे एक तरीके से वायलेट करते हैं दोस्तों, राइट। जो शेयर इन्हें लेना है या जो इंटरेस्ट इन्हें लेना है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ये लेने लगते हैं। एक जनरल नॉर्म यहाँ पर ये था कि इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा दोस्तों, ये एक तरीके से ज़्यादा नहीं होगा प्रिंसिपल्स से, राइट। बट देखिए कुछ कंडीशंस, कुछ पेपर्स ऐसे मिले हैं जिसमें 100 रुपये दिए जाते थे और इस पर तकरीबन 2000 रुपये तक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। ये क्या स्थितियाँ थी, राइट। ऐसी पिटिशंस मिली है दोस्तों। तो ये एक तरीके से जो रैयत वर्ग था, इन पर सीधे सीधे अन्याय हो रहा था। रैयत लोग दोस्तों काफी परेशान हो गए थे इन मनी लेंडर्स से, राइट। तो इनके अगेंस्ट ही इन्होंने रिवॉल्ट किया था। अब देखिए एक तरीके से उनकी शिकायत थी कि जो मनी लेंडर्स है ये मैनिपुलेट कर रहे हैं उन लॉस को जो बनाए गए थे, और तकरीबन जो अकाउंट है इनके पास ये भी फर्जी है। तो इसे देखते हुए 1859 में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक तरीके से एक लिमिटेशन लॉ पास किया जाता है दोस्तों, जिसके तहत लोन के बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। ये लोन बॉन्ड्स साइन करना आवश्यक थे मनी लेंडर और रैयत के बीच में, राइट। और इनकी वैलिडिटी 3 सालों के लिए होती थी। बट ये मनी लेंडर्स क्या करते थे दोस्तों, एक तरीके से 3 साल पूरे होने के बाद नया बॉन्ड साइन करवा लेते थे किसानों से, इन पेजेंट्स के साथ, और ये सब चीजें आगे चलती आ रही थी, राइट। देखिए इन पिटिशंस दैट द डेक्कन राइट कमीशन कलेक्टेड, Rayat described how this process worked and how moneylender used a variety of other means to short change the रैयत। देखिए डेक्कन रैयत कमीशन की जो रिपोर्ट मिली है, इसमें किसान बताते हैं, पेजेंट्स बताते हैं दोस्तों कि कैसे मनी लेंडर्स काम कर रहे थे। वो उन्हें रिसिप्ट नहीं दिया करते थे, राइट, उस लोन की जो उन्हें रिपे करना है। ये फिक्शियस एक तरीके से फिगर्स ऐड किया करते थे बॉन्ड में। पेजेंट्स का दोस्तों एक तरीके से हार्वेस्ट को भी एक्वायर किया करते थे, खरीदा करते थे लो प्राइस पर। एक तरह से देखा जाए तो पेजेंट्स की प्रॉपर्टी को ही ये लोग हड़प रहे थे। जो डीड और बॉन्ड्स होते थे दोस्तों, इस पर एक तरह से ये एक सिंबल बन गए थे नई ऑपरेसिव सिस्टम का। समय के साथ ओवर अ टाइम peasants come to associate the misery of their lives with the new regime of the bonds and deed. They were made to sign and put the thumb impression on the document, but they did not know what they are actually signing. दोस्तों अभी देखिए ये साइन का सिस्टम ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, राइट, लिमिटेशन लॉ लेकर आए थे। इसमें दोस्तों एक एग्रीमेंट होने वाला था मनी लेंडर्स और किसानों के बीच में। ये एग्रीमेंट 3 साल के लिए चलने वाला था, राइट। इस एग्रीमेंट पे किसान से साइन ले ली जाती थी, बट किसान ये नहीं समझता था कि एक्चुअल में वो किस बात पे साइन कर रहा है। दे हैड नो आइडिया
ऑफ द क्लॉज दैट मनी लेंडर इंसर्टेड इन द बॉन्ड। बॉन्ड में जो कुछ क्लॉज इनके लिए द्वारा शर्तें रखी गई है, इसका आइडिया किसान को नहीं होता था। दे फियर द रिटन वर्ड, वो डरते थे दोस्तों कि क्या लिखा गया है, लिखी हुई चीजों से। बट दे हैड नो चॉइस बिकॉज टू सर्वाइव देयर नीडेड लोन्स एंड मनी लेंडर वेयर अनविलिंग टू गिव लोन विदाउट लीगल बॉन्ड्स। अब देखिए, सर्वाइवल के लिए किसानों को लोन की आवश्यकता थी, मनी लेंडर्स उन्हें लोन नहीं दे रहे थे विदाउट लीगल बॉन्ड को साइन किए बिना, और इसी लीगल बॉन्ड को हथियार बनाकर मनी लेंडर्स किसानों के अगेंस्ट यूज कर रहे थे। राइट, अब एक तरीके से रिवॉल्ट होता है। राइट, इस रिवॉल्ट को सप्रेस भी कर लिया जाता है, कुछ महीने लगते हैं सरकार को। फिर दोस्तों एक तरीके से देखा जाए शुरुआती समय में क्या हुआ, जो एक प्रोविंस की जो गवर्नमेंट थी इसे सीरियसली नहीं ले रही थी, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस समय की, वो इसे काफ़ी सीरियसली ले रही थी, बिकॉज अभी भी उनकी यादें ताज़ा थी 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, और उन्होंने देखा था कि ये रिवॉल्ट किस तरह दिल्ली तक पहुंच गया था। राइट, तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रेशराइज किया जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि भाई इंक्वायरी कमीशन बैठाइए, इंक्वायरी कीजिए कि ये राइट आखिरकार क्यों हुए, क्या रीजंस थे, क्या कंपनी के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज, कंपनी के द्वारा बनाए गए जो रेवेन्यू के जो रूल थे, नॉर्म थे, इस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था। एक बार आप इंक्वायरी तो कीजिए। तो दोस्तों एक कमीशन बनाई जाती है, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने 1878 में रखा जाता है। रिपोर्ट को रेफर किया जाता है द डेक्कन राइट रिपोर्ट। राइट, ये रिपोर्ट दोस्तों हिस्टोरियन के लिए एक तरीके से सोर्स है कि आप स्टडी कीजिए इन राइट्स का। इस कमीशन के आधार पर इस कमीशन में दोस्तों जो इस कमीशन ने जो काम किया, इन्होंने इंक्वायरीज की, डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगह पर ये गए, वहां पर इन्होंने किसानों से बात की, रैयत, साहूकार, आई विटनेस से बात की, और फिर इसके बाद इन्होंने दोस्तों इन सबको आधार बनाते हुए अपना एक डाटा स्टैटिस्टिकल डाटा कंपाइल किया, रेवेन्यू रेट, राइट, प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, इन सबको समझा, और फिर इन्होंने दोस्तों अपनी रिपोर्ट बनाई। राइट, अब देखिए जब हम ऐसे सोर्सेस की बात करते हैं ना, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सोर्स ऑफिशियल सोर्स है दोस्तों, और ऑफिशियल सोर्स में सब कुछ चीज़ें जो रिफ्लेक्ट होती है ये काफ़ी ध्यानपूर्वक रखी जाती है। जो इंटरप्रिटेशंस बनाए जाते हैं इवेंट्स के, ये ऑफिसर्स के या सरकार को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ऐसा ही डेक्कन राइट कमीशन एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, स्पेशली दोस्तों especially asked to judge whether the level of government revenue demand was the cause of the revolt। और इसमें एक स्पेशली इनसे पूछा गया था कि इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो रिवॉल्ट हुआ, क्या इस रिवॉल्ट होने के पीछे गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू क्लॉज है या गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू के नॉर्म्स बनाए गए थे, ये रीजंस थे। बट दोस्तों इस एविडेंस में, इस रिपोर्ट में इस बात को साफ साफ नकारा गया। इन्होंने कहा कि भाई देखिए गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है इसकी वजह से रिवॉल्ट नहीं हुआ, ये रिवॉल्ट हुआ था मनी लेंडर्स की वजह से, और इस रिपोर्ट में सीधा सीधा मनी लेंडर्स को ब्लेम किया गया। एक तरीके से गवर्नमेंट ने अपने हाथ इससे हटा लिए, पीछे कर लिए। दिस आर्ग्यूमेंट इज फाउंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन कॉलोनियल रिकॉर्ड, और कॉलोनियल रिकॉर्ड में ये आर्ग्यूमेंट हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। दिस शोज दैट देयर वाज अ परसिस्टेंट रिकल्टेंस on the part of the colonial government to admit that popular discontent was ever on account of the government action। right, official report thus are invaluable source for the reconstruction of the history। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑफिशियल सोर्स होते हैं दोस्तों, इनकी वैल्यू नहीं होती है जब हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट एक तरीके से ये भी डॉक्यूमेंट है, हम इसकी भी स्टडी करते हैं, ये भी एक सोर्स है, ये भी लीगल रिकॉर्ड्स है, और इसे भी कंसिडर करना पड़ता है। और इसके साथ देखा जाए तो जब कोई इवेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोरियन जब किसी इवेंट को स्टडी करते हैं, तब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखते समय उस समय के जो दूसरे रिकॉर्ड्स इन्हें मिल सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, लोकल रिकॉर्ड्स हो गए, राइट, ओरल सोर्सेस हो गए, जो कुछ भी चीजें पॉसिबल है इसका भी आधार बनाकर ये काम करते हैं। इस अध्याय में इतना ही था। इसे अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। राइट, अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखिए, कोशिश करना आपके हाथ में है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। गोल आपसे ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आपको चलते रहना है। धन्यवाद।